नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मिशन जीत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। हम आपके लिए वर्णमाला की प्रश्नोत्तरी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये लगभग आपके सभी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों के लिए इसमें पूछे जा चुके हैं। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर उ और बड़ा ऊ वर्ण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ओष्ठ, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा है तालव्य और डी ऑप्शन है कंठव्य। तो आप बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य और कंठ। अब सबसे पहले आपको हम जब स्वर बता रहे थे उसमें आपको बताया गया था जो ऊ है, इसको बोलने के लिए हमारे जो मुंह का अर्थात जो हमारे होंठ है वो वृत्त के समान में बनते हैं। ऊ ऊ बड़ा ऊ जैसे बोलते हैं तो वृत्त के समान बनते हैं, अर्थात यहाँ पे होठों का प्रयोग किया जा रहा है बोलने के लिए। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम मूर्धन्य की बात कर लेते हैं। जो मूर्धन्य है, इसमें जैसे आपके वो वर्ण आते हैं जिनको बोलने के लिए हमें बहुत ही कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। जैसे टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण आपके मूर्धन्य हैं। और इसमें एक स्वर आता है जिसका नाम है ऋषि, ये भी आपका मूर्धन्य स्वर है। उसके बाद हम तालव्य की बात करते हैं। तालव्य वर्ण वो होते हैं जो आपको हम स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण के अंतर्गत कचट तप के अंतर्गत हमने बताया था। तो इसमें जो चा वर्ग है, चा वर्ग के सभी वर्ण आपके तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कंठ वो होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें प्राणवायु हमारे गले से निकलती है, अर्थात उनको हम कंठ वर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है या व रा ला वा, या व रा ला व्यंजनों का हम कहते हैं। तो या व रा ला व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, ऊष्म कहते हैं या कोई नहीं कहते हैं। चलिएगा जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर इसका है आपका अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये आपके यावाराला है। इसमें दिया गया जो यावाराला है, इसमें जो या और वा ये तो आपका अर्धस्वर है। क्या बोलते हैं इसे? अर्धस्वर। ये आपका अर्धस्वर है। और जो रा है इसे हम बोलते हैं कंपन जात, कंपन जात वर्ण। और इसको हम बोलते हैं कंपन जात वर्ण और प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, और ला जो है, ला इसको हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन और वतर्स व्यंजन। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊष्म व्यंजन कौन? अब ऊष्म व्यंजन की हम चर्चा करते हैं। ऊष्म व्यंजन में आपका आता है शा, सा, शा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। सेम क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ है। तो अभी मैंने बताया सा, सा, शा, हा, ये सभी क्या है? आपके ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में है। जैसे आपका पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करेंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है कि ता, था, दा, धा। इसमें जो ता, था, दा, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आप देखिएगा ये तो आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद में जो सी है, सॉरी बी है, ये आपका ता, था, दा, ये आपके दंत व्यंजन हो जाएंगे। और टा जो है ये मूर्धन्य व्यंजन, ये मूर्धन्य व्यंजन है। उसके बाद चा, छा है, इनका उच्चारण स्थान जो है तालु है। यह प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये सभी प्रश्न लगभग अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं। ये अंतस्थ व्यंजन जो है, दूसरा क्वेश्चन ये आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2013 में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं, एक बार हम देखते हैं महाप्राण ध्वनियों का। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था का, च, ट, त, प। तो का, च, ट, तप वर्ग में आपके कितने वर्ग थे? 1 2 3 4। कितने वर्ग थे? 1 2 3 4। तो आपने इसमें देखा कि का, खा, गा, घा और अंगा, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। उसके बाद में आपने देखा, हमने आपको बताया था कि जो 24
अर्थात 2 4 में जो आपका रहेगा महाप्राण रहेगा, और 1 3 5 में अर्थात 1 2 1 3 5 अर्थात आपका जो का है, का, चा, टा, ता, पा, फिर आपका आता है चा, छा, जा, फिर आएगा टा, ठा, डा, ता, था, दा, ता, था, दा, फिर पा, फा, बा। ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते तालव्य, ये आपका हो गया। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो पहला दूसरा ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा चौथा ये सही है, तीसरा चौथा ये भी आपका नहीं होगा, पहला और पांचवा ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ऑप्शन आपका नंबर 2 सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, जो कि आपका यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है। यूपी टीजीटी टीचर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें पूछा जा चुका है कि जो प्रयत्न के आधार पर ला है किस प्रकार का व्यंजन है। तो देखते हैं, जो ला है वो पार्श्विक है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि उच्छुप्त व्यंजन है, तीसरा कह रहा है प्रकंपित है, चौथा कह रहा है संघर्षशील है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो ला वर्ण है, पहले आप देखिएगा जब क्वेश्चन आपको, तब आपका गलत नहीं होता है जब आपको क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीख जाते हैं। जब आप प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न के बाद में सभी क्वेश्चन जो ऑप्शन है, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको आपको अच्छे से पकड़ के रखना चाहिए। उन पे जब आप अच्छी अपनी समझ, एक अनुभव अपना एक अच्छे तरीके से विकसित करेंगे, तब जा करके आप उसका क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आप परिपक्व हो पाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि सभी स्टूडेंट जितने भी हैं वो सभी क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही ऑप्शन को टिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ला है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा जो ला है क्या वो संघर्षशील है। तो संघर्षशील, हम संघर्ष व्यंजन में आपको उस संघर्षी जो व्यंजन है वो तो आपके कचट तप के अंतर्गत आते हैं, और कचट तप के अंतर्गत वर्ग में आने पर ये ला जो वर्ण है ये आपका बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि ये अंधस्थ व्यंजन है, इसलिए संघर्षशील नहीं है। तो ऑप्शन आपका ये गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं कि प्रकंपित। तो प्रकंपित मैंने आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूं मैं कि प्रकंपित जो है वो रा को कहते हैं। प्रकंपित अर्थात ला की हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो प्रकंपित जो आपका रा हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन, तो उच्छिप्त व्यंजन देख लीजिएगा, उच्छिप्त व्यंजन कौन है, तो उच्छिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके होते हैं डा और ढा। डा और ढा, इनको हम ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, इनको भी हम ताड़न जात भी व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपका ये भी गलत हो गया, नहीं होगा। आपका बचा क्या, क्या बच रहा है, हाँ पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण क्या है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा। बताइए जी। छ, ऑप्शन बी हा, सी ऑप्शन ज्ञा, और डी या। तो इसमें जो छा है, पहले आपको देखना क्या है, आप पहले देखें कि इसमें गलत क्या है। आप जब आप गलत को पहचानने के लिए आप सही एक निर्णय ले लेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर निकल के आता है। आप डायरेक्ट सही ढूंढेंगे तो उसमें कई मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्वेश्चन गलत हो सकता है, नंबर कट सकता है, जिसमें आपको जो परसेंटेज है वो भी आपका कम हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसलिए सबसे पहले आप गलत प्रश्न, जो गलत ऑप्शन है उसको पकड़ें, तब सही खुद ब खुद निकल आएगा। तो आप देखते हैं कि शब्दकोश के अनुसार, तो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण की बात कर रहा है, देखिएगा इधर शब्दकोश के अनुसार, जो शब्दकोश की बात कर रहे हैं तो उसमें आप शब्दकोश में देखते हैं कि हा होता है, और यदि वर्णमाला का अंतिम वर्ण बोलता है तो उसमें आपका ज्ञा होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो छा है ये तो आपका संयुक्त व्यंजन है, ये तो शब्दकोश के अनुसार आता या नहीं है। उसके बाद आप हा देख रहे हैं, फिर ज्ञा देख रहे हैं, या देख रहे हैं। या तो आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि या वा रा ला, फिर उसके बाद छात्रा ज्ञा सरा,
क्योंकि ये आपका अंतिम वर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि या व रा के बाद में भी आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं, इसलिए ये आपका अंतस्थ व्यंजन, सॉरी, ये शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण हो ही नहीं सकता, तो ये तो आपका पहले से क्रॉस हो गया। उसके बाद ज्ञा बचा है, तो ज्ञा आपको मैं बता दूं, ये भी आपका एक संयुक्त व्यंजन है जो शब्दकोश के अनुसार क्षत्रज्ञ, ठीक है। उसके बाद भी स्रा आता है, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, हा जो है आपका, यहाँ पे हा ऑप्शन बिल्कुल सही है, और जो हा है ये शब्दकोश का अंतिम वर्ण है, और जो ज्ञा है ये आपका वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण है, जो ज्ञा है वो वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण है, और छा ये आपका संयुक्त व्यंजन है, और छा का वर्ण का जो मेल है वो का प्लस शा से बनता है, और जो ज्ञा का मेल है वो जा प्लस इया से मिलकर बनता है। अब मैं इसके बता देता हूं, जो हा है इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है माय डियर स्टूडेंट, उच्चारण स्थान क्या है इसका, कंठ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि ये आपका लेखपाल में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेखपाल की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। का, खा, गा, जा और फा ध्वनियां हैं, तो इसमें ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन है दक्षिणी उर्दू भाषा, तीसरा ऑप्शन है अरबी फारसी, चौथा है अंग्रेजी। तो देखिएगा ऑप्शन, क्वेश्चन पढ़िए फिर ऑप्शन देखिए, तो सबसे पहले ऑप्शन आपका एक ही गलत मिल गया, वो क्या है आपका अंग्रेजी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद आप देखते हैं संस्कृत, क्योंकि का, खा, गा, जा, फा ये संस्कृत से नहीं, बल्कि ये तो दो ऑप्शन संस्कृत और अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं ना कि साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत संस्कृत और अंग्रेजी की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें आपके बचे दो, आपका दक्षिणी उर्दू भाषा बचा, अरबी फारसी बचा, तो इसके अंतर्गत आपका सही क्या होगा, तो उर्दू, ये तो आपका बिल्कुल गलत है, दक्षिणी उर्दू भाषा नहीं है, इसमें आपका होगा अरबी फारसी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अरबी फारसी। जो का, खा, गा, जा, फा जिनको हम आगत ध्वनिया का नाम देते हैं, आगत ध्वनिया, और आगत ध्वनियों की सबसे पहले जो शुरुआत करी वो हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा हिंदी की नई विकसित ध्वनियों की शुरुआत की गई। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें सभी लोगों के कमेंट चाहेंगे हम, बताइएगा जल्दी से कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। जी जी सोनू जी बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। हाँ, पहला ऑप्शन आप भा देख पा रहे हैं, दूसरा जो है वो ठा है, सी ऑप्शन था है, और डी ऑप्शन हा है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ना, मैंने बोला कि उस बंदे का, उस व्यक्ति का क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है जो यह पहचान कर लेता कि इसमें गलत क्या है। जब आप गलत ढूंढेंगे तभी शायद आपको अच्छाई का पता चलेगा, इसलिए सबसे पहले आप उस ऑप्शन को देखिए जो गलत है, ठीक है। तो इसमें आप देखें पहले सबसे गलत कौन है, आपने देखा कि इसमें कह रहा कि स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, और दंत भी हो, और दंत व्यंजन भी हो। कहने का मतलब 1 2 3 4 जिसमें वो चारों चीजों का मेल बन रहा हो, ऐसा वर्ण आपको ऐसी व्यंजन ध्वनि को बताना है। तो इसमें आप देखें भा, तो सबसे पहले आपको यहां से देखो, आपको महाप्राण समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। घोष नहीं आ रहा, बिल्कुल छोड़ दें। स्पर्श नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल छोड़ दें। दंत तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्यों दीपक सिंह, दंत तो समझ में आ रहा होगा। तो दंत में समझने के लिए आपको देखना कि हा, जब हा बोलते हैं तो हा हमारा जो स्वर यंत्र है, अर्थात जो हमारी प्राणवायु है वो कंठ के यहाँ गले के रास्ते से निकलती है। हा बोल के देखें, प्रैक्टिकल कर लें, अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हा है ये कंठ से है, तो ये तो आपका इसमें कंठ का है ही, कह नहीं रहा, कंठ है ही नहीं, तो ऑप्शन आपका ये गलत हो गया। क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन से और आंसर खुद ब खुद निकल आएगा माय डियर। इसमें क्या कह रहे हैं, अब देखिएगा ठा, जो ठा है आपको हम पहले बता चुके, का च ट तप वर्ग के अंतर्गत मैंने आपको
उच्चारणों का स्थान बताया, सॉरी व्यंजनों का उच्चारण स्थान बताया है। तो यहाँ पे जो टा है, टा के बाद में ठा आता है, और ठा टा ठा डा डा ये सब है मूर्धन्य। तो इसमें तो मूर्धन्य कहीं दिख नहीं रहा है, ये बात कर रहा है दंत की। तो आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, किन स्वरों का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। क्वेश्चन नंबर आप सही से देखेंगे, किन स्वरों का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है, अर्थात वो ऐसे कौन से वर्ण हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनको बोलने के लिए हमें ओष्ठ का प्रयोग करना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं आ और बड़ा आ, दूसरा ऑप्शन है ई बड़ी ई, तीसरा ऑप्शन है ऊ बड़ा ऊ, और चौथा ऑप्शन है डी नंबर आपका ए और आई। तो यहाँ पे आपको देखना है प्रैक्टिकल अभ्यास करके, यदि आप देखते हैं कि आप बोलते हैं आ और आ, तो आवाज हमारी निकलती है कंठ से। तो ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। आपका ई और ऊ ये भी आपका नहीं है, क्योंकि ई और ई बोलने के लिए हमें तालु का प्रयोग करना पड़ता है। ऊ और ऊ ये जो वर्ण है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है ऊ और ऊ, क्योंकि ऊ और ऊ को बोलने के लिए हमारे जो होंठ हैं वो वृत्त के समान बनते हैं, ऊ और ऊ। ए और ए इनका अगर उच्चारण स्थान बोले तो इनका उच्चारण स्थान है आपका कंठ तालब में। क्या बोलेंगे? कंठ तालब। ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ तालब है। तो चलिएगा दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। तो पहला ऑप्शन है वर्ण ध्वनि, दूसरा है स्वर, तीसरा है व्यंजन और चौथा है वर्णमाला। तो चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग। हाँ ठीक, इसमें आप देख पा रहे हैं ए कह रहा है कि वर्ण है या ध्वनि है, बी कह रहा है स्वर है या व्यंजन है, डी कह रहा है वह वर्णमाला है। तो इसमें देखिएगा मैं स्वर की चर्चा कर लेता हूँ। स्वर जो है यह एक स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं, इसलिए ये लघुतम इकाई नहीं है। व्यंजन व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम क च ट त अर्थात अपने स्पर्श व्यंजनों को, अपने ऊष्म व्यंजन, अपने अंतस्थ व्यंजन, अपने संयुक्त व्यंजनों का अध्ययन करते हैं। और डी ऑप्शन वर्णमाला से संबंधित है, जो कि यह कहता है कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ना तो आपका ये ऑप्शन सही है, ना आपका ऑप्शन सी सही है, और ना ही आपका बी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों, हम इतनी मेहनत से आपके लिए प्रश्नोत्तरी, इतना अच्छे से एक्सरसाइज कराते हैं और आपके लिए चैप्टर बहुत ही मेहनत करने से इनको हम बना पाते हैं। कृपया इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। वर्ण क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वर्ण का अर्थ नहीं है। वर्ण का अर्थ नहीं है, क्वेश्चन आप सही से पढ़ना सीख लें। होता क्या है कि आपने जल्दबाजी में देखा कि वर्ण का अर्थ है, आपने लगा दिया, आपने वर्ण का लगा दिया, रंग लगा दिया, जाति किसी पे एक पे, लेकिन आप सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, इसमें आपका गलत हो जाता है। इसलिए कृपया सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद ही अपना आंसर चूज करेंगे। वर्ण का अर्थ नहीं है, तो इसमें देखिए रहे रंग। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे जो वर्ण है, वर्ण के भिन्नार्थक शब्दों में अगर हम देखेंगे, सॉरी समानार्थक शब्दों में देखेंगे, तो वर्ण का मतलब निकलता है रंग भी होता है। वर्ण वर्ण बोलते हैं ना, वर्ण जाति भेद, ठीक है, रंग, फिर आपका जाति भी होता है, और आपका वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है। तो आपके ये तीनों मिल गए, अर्थात इसमें आपका आकाश जो है ये आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं का, चा, टा और या। तो यहाँ पे आपको पता है कि का, चा, टा
ये आपको मैंने व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने बता रखा है कि व्यंजनों के वर्गीकरण में सभी दोस्तों को मैंने बताया है कि जो क च ट त प वर्ग के अंतर्गत जो भी व्यंजन आते हैं वो सभी हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अतः ये स्पर्श व्यंजन है और कह रहा है नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है, तो आपका या इसमें सही आंसर है। अर्थात या जो है आपका स्पर्श नहीं है बल्कि यह एक अर्धस्वर की श्रेणी में है, अर्धस्वर की श्रेणी में है और इसे हम अंतस्थ व्यंजन का नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है महेश शब्द, लिखा हुआ महेश शब्द में वर्णों की संख्या बतानी है। तो आप देखेंगे महेश शब्द यहाँ पे लिखा है महेश, और हमने आपको पिछले वीडियो में जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो फर्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमने आपको बताया है कि जो अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है। अक्षर और वर्ण के में जैसे यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है, अगर हम आपसे बात करें कि इसमें कितने अक्षर हैं, कितने लेटर हैं, तो आप बताते हैं कि जो माँ है, एक हा है, एक सा है, अर्थात 1 2 3, इसमें 3 अक्षर हैं, 3 लेटर हैं। अगर इसमें वर्ण की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए जो माँ है वो स्वर की सहायता से मिलकर बनता है। तो अर्थात जो माँ है 2 वर्ण माँ के हो गए हा से, फिर आपके हा के 2 वर्ण निकलते हैं, फिर उसके बाद है आपका शा, और इसमें आपका निकलता है, लेकिन यहाँ पे हा जो है हा में मात्रा लग गई है तो इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पे सा और आ हो जाएगा। तो 2 ये, अर्थात आपके इसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा 6 कहीं पे है, हाँ ये इसमें आपका ये बिल्कुल सही है, बाकी ये आपके गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, अर्धविवर्त स्वर है। अर्धविवर्त स्वर हमने आपको अर्धविवर्त स्वर अर्थात मुंह खुलने के आधार पर हमने आपको पढ़ा रखे हैं कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण आपने देखा, हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं और आपके मुंह खुलने के आधार पे आते हैं। तो उसमें आपने देखा कि अर्धविवर्त स्वर, यहाँ पे मैंने आपको स्वर बताए थे, एक विवर्त होता है, एक विवर्त होते हैं, एक अर्धविवर्त होते हैं, एक अर्धविवर्त होते हैं, एक समवर्त होते हैं और एक अर्धसमवर्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है अर्धविवर्त स्वर है। तो अर्धविवर्त स्वर जो है आपको पता होना चाहिए कि आ और ए, ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ए और औ, इसमें कह रहा है कि अर्धविवर्त स्वर है। समझना है, थोड़ा क्वेश्चन को समझ कर लिखेंगे। अर्धविवर्त स्वर जो है इसमें आपका आ और ए की हम बात कर लेते हैं, आ और ए की हम बात करेंगे। इसमें जो आपका आता है ये, और इसमें छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ए, इसमें बिल्कुल सही आंसर आपका ए और अर्धविवर्त स्वर के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख रहे हैं डी ऑप्शन कह रहा है कि ए और औ। ठीक है, ए और औ ये आपका एक्चुअली आपका है अर्धसमवर्त, अर्धसमवर्त स्वर। ठीक, इसमें आप देख पा रहे हैं विवर्त, तो विवर्त में आपका आता है ए और ऐ, विवर्त में क्या आता है, ए और ऐ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। अर्थात पश्च स्वर क्या होते हैं, ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के लिए हमें जीवा के पश्च भाग की आवश्यकता पड़ती है, जिनको बोलने के लिए पश्च भाग की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो ई और बड़ी ई और ए के साथ में जो वर्ण, ये वर्णों को हम क्या बोलते हैं, आ और ऊ और ओ को क्या बोलते हैं, ऐ को क्या बोलते हैं और आ को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि पश्च स्वर को जानने के लिए या विवर्त स्वर को जानने के लिए या किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पता करने के लिए अगर आप उसमें गलत पहचान कर लेते हैं तो सही खुद ब खुद अपने रास्ते पे आ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आ है इसे हम मध्य स्वर की श्रेणी में रखते हैं। किसमें रखते हैं, मध्य स्वर की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद हम आप बात करते हैं जो ई और बड़ी ई ए है, इसको हम अग्रस्वर के नाम से जानते हैं, अग्रस्वर। इसमें बात क्या कर रहा है कि पश्च स्वर। अब ये और ये अर्थात ये दोनों ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये चारों जो स्वर हैं ये आपके अग्रस्वर से संबंधित हैं।
और इसमें जो आपका बच रहा है बी, ये आपका पस्त स्वर है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आ ई उ ऋषि स्वर हैं, तो आ ई उ ऋषि जो स्वर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, संयुक्त कहते हैं या अर्ध स्वर कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, बताइएगा ह्रस्व स्वर है या दीर्घ है या संयुक्त है या फिर आपका अर्ध स्वर है। ठीक है, तो इसमें आपका जो दीर्घ स्वर है और संयुक्त स्वर है और अर्ध स्वर है, इसके बारे में आप जान लेंगे। हर दीर्घ अर्ध स्वर जो है इसको हम या और रा ला, या व रा ला के नाम से जानते हैं अर्ध स्वर को। जो या है वा है, वा का जो उच्चारण स्थान है या का तालु है और वा का कंठोस्थ है, और रा को हम कंपन जात वर्ण या प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं, और ला को हम कई बार बता चुके हैं, फिर से हम पुनः बता रहे हैं कि पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, और इसको हम वतर्स व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और यह एक प्रकार के अर्ध स्वर की श्रेणी में आपका आता है या और वा। ठीक है, अर्ध स्वर की श्रेणी में आपका या और वा को रखा गया है। रा और ला ये एक प्रकार के व्यंजन है जिनको हम रा को लुंठित और कंपन जात वर्ण के नाम से जानते हैं, ला को पार्श्विक और वतर्स के नाम से जानते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है, ये होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, उसके बाद दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो 7 मानी गई है। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें 3 दीर्घ स्वरों को माना गया है, लेकिन 4 संयुक्त स्वरों को मिला देने पर आपके दीर्घ स्वरों की संख्या जो है वो 7 हो जाती है। दीर्घ स्वरों में आपका ए, ऐ, ओ, औ, और इसमें अगर आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ऐड कर देते हैं तो आपके ये 3 ये और 4 संयुक्त मिला करके 7 स्वरों दीर्घ स्वरों की संख्या हो जाती है। तो आपका इसमें जो आ ई उ ऋषि बचा वो आपके ह्रस्व स्वर हैं, और आ ई और उ ऋषि को हम इसको कहते हैं आधार स्वर, आधार स्वर, इन्हीं को हम कहते हैं मूल स्वर, इन्हीं को हम कहते हैं शिथिल स्वर, शिथिल स्वर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब मिशन जीत चैनल पे। सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, जय हिंद।